गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्युत रसायन चैप्टर में हम आगे और चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने सेल के बारे में जानकारी ली थी, आज हेडिंग पढ़ेंगे, नोट करेंगे, विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, या इसको हम सेल विभव भी कहते हैं। तो किसी भी सेल का, अगर हमें सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, नोट करेंगे। सेल में दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। यानी कि सेल विभव ई सेल इज इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कि कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों को अगर आप अंतर निकाल लेते हैं तो वो हमारा सेल विभव कहलाता है। और इसी को अगर मानक सेल विभव के फॉर्म में लिखें तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव निकाल सकते हैं। इसमें एक कंडीशन याद रखेंगे कि जब भी ई सेल की या ई जीरो सेल की वैल्यू 0 आती है तो सेल काम नहीं करेगा, और अगर इसकी वैल्यू प्लस में आती है तो सेल काम करता है। 0 आने पर या माइनस आने पर सेल वर्क नहीं करता, सेल फंक्शन में नहीं आता। अब ये जो सेल विभव है, सेल विभव को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड्स पे आता है कि सेल विभव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए। तो 3 कारक हैं जो यहाँ इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला है अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक यानी कि जो इलेक्ट्रोड हैं हमारे, हम सेल पढ़ चुके हैं, सेल के अंदर एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, जो धातु की छड़ें होती हैं। तो जो धातु की छड़ें हैं वो किस धातु की ली गई है उस पर ये सेल विभव निर्भर करता है। दूसरी चीज़ होती है विलयन की सांद्रता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस विलयन की, उस लवण के विलयन की जो सांद्रता होगी उस पर भी ये सेल विभव निर्भर करता है। और तीसरी चीज़ होती है वो होता है टेम्परेचर, ताप पर। तो सेल विभव जो होता है किसी भी सेल का, वो इन 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। एक होता है अभिकारक की प्रकृति, या इसको आप कह सकते हैं कि धातु की प्रकृति, जो इलेक्ट्रोड इसमें लिया गया है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। सेकंड थिंग होता है विलयन की सांद्रता। विलयन, जो विद्युत अपघट्ट का आपने विलयन लिया है, जिस धातु की छड़ ली है उसी धातु के लवण का विलयन लेना होता है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। और तीसरी चीज़ होती है टेम्परेचर, क्योंकि ताप बदलने पर विलयन का आयतन प्रभावित होता है, विलयन की सांद्रता प्रभावित होती है। तो इस तरह से सेल विभव इन 3 चीज़ों पर निर्भर कर जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करना है और हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अपना विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शॉर्ट में ECS भी कहते हैं, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो नोट करेंगे डेफिनेशन, बहुत आसान डेफिनेशन है। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए ऋणात्मक मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाए तब जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर से समझते हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए ऋणात्मक मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने धातुओं की अपचयन विभव के आधार पर एक श्रेणी बनाई है, और उस श्रेणी के आधार पर उन्होंने तत्वों को, धातुओं को क्रम से रखा है। उसी क्रम को नाम दिया जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये जो श्रेणी होती है इसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन तत्व आता है। फ्लोरीन हम जानते हैं, सबसे ऊपर फ्लोरीन तत्व आता है, और इस फ्लोरीन तत्व का जो मानक अपचयन विभव है वो प्लस का 2.87 वोल्ट लिया गया है। और
सबसे नीचे इसमें तत्व लिथियम आता है जिसका मानक अपचयन -3.05 वोल्ट आता है। तो इन दोनों के बीच में हम ज़्यादातर तत्वों को यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। अब किसी भी यहाँ समझने वाली चीज़ है कि जब भी हम किसी राशि को मापते हैं तो मापने से पहले उसका एक मानक बनाना पड़ता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए हाइड्रोजन को मानक माना गया है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव माना गया है वो 0 वोल्ट माना गया, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई कह दे कि आपके पास एक धातु की रॉड है और आपको बताना है कि ये कैथोड का काम करेगी कि एनोड का काम करेगी। तो इस धातु की रॉड को जो हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके साथ जोड़कर सेल बनाया जाएगा। अब अगर ये दी गई धातु इलेक्ट्रॉन देती है तो ये एनोड का काम करेगी, और अगर ये धातु हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो कैथोड का काम करेगी। तो अगर ये श्रेणी बनती है इसी तरह से, जो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक धातुएं हैं, तत्व हैं, वो नीचे रखे जाते हैं, और जो हाइड्रोजन की तुलना में दुर्बल अपचायक हैं उन्हें ऊपर रखा जाता है। अब हम देख लिया कि सबसे प्रबल अपचायक जो धातु है वो लिथियम कहलाती है। इसमें बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ विशेष धातुओं के ही यहाँ पर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आती है लिथियम, उसके बाद आता है 19-20 परमाणु क्रमांक, उसके बाद 11, 12, 13, ये क्रम है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। 19 के कौन आता है? पोटेशियम, 20 पर कैल्शियम, उसके ऊपर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये क्रम है, सबसे पहले लिथियम है, उससे ऊपर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इसके बाद आता है जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन और लेड। ये जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने लिए हैं, बाकी चीज़ें हटा दी हैं। हाइड्रोजन से नीचे इतनी धातुएं होती हैं, याद कैसे होगा? 3 के ग्रुप के 19, 20, 11, 12, 13, ये परमाणु क्रमांक से याद हो जाती हैं। उसके बाद आता है जिंक और क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टिन और लेड, और ऊपर आता है हाइड्रोजन। तो ये अब हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं 5 धातुएं हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इस तरह से हमने इतना क्रम हमें याद होता है तो हम बोर्ड्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, परिभाषा कहती है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक क्रम में, क्योंकि ये जो श्रेणी है ऊपर वैल्यू प्लस में, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे प्लस में वैल्यू घटती जाएगी। बीच में हाइड्रोजन के लिए वैल्यू हो जाती है 0, जिसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया, और इसके बाद वैल्यू माइनस में बढ़ती जाती है। तो इसीलिए परिभाषा में याद रखते हैं कि मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक बढ़ते हुए क्रम माना जाता है, उसके हिसाब से इस श्रेणी को आधारित किया गया है। अब ये तो डेफिनेशन की बात हुई। इसमें अगला पॉइंट आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण। गुण की बात करते हैं तो गुणों को पॉइंट्स वाइज लिखा जाता है। पहला है, इस श्रेणी में जिस तत्व का अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होता है वो प्रबल अपचायक होती है। यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे जाने पर माइनस में वैल्यू बढ़ रही है। तो जिस धातु की वैल्यू अपचयन विभव ज़्यादा माइनस में है वो प्रबल अपचायक होगी, या ऐसा कह दीजिए दुर्बल ऑक्सीकारक होती है। इसी तरह से किसी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दूसरे से अधिक ऋणात्मक होने पर वह एनोड का कार्य करती है। जो धातु नीचे है उसका मानक अपचयन विभव माइनस में ज़्यादा होगा, वो प्रबल अपचायक होगी, और अगर उसको लेकर सेल बनाते हैं तो नीचे वाली जो धातु होती है वो एनोड बनती है, और ऊपर वाली धातु का कैथोड बनता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अथवा अपचायक क्षमता या धनायन बनाने की प्रवृत्ति या क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। देखिए, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। तो इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
और चौथी चीज़ होती है क्रियाशीलता। ये असल में एक ही चीज़ें हैं जिनको अलग अलग तरीके से कहा गया है, बताया गया है। ऊपर से नीचे जाने पर माइनस में मानक अपचयन व्यय बढ़ता है, उसके साथ साथ अपचायक क्षमता बढ़ती है, धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है और क्रियाशीलता भी बढ़ती है। इन क्रमों के आधार पर, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर बहुत सारे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें, जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको 4 धातुएं दे दी, ABCD तत्व दे दिए, उनके मानक अपचयन विभवों के मान दे दिए, तो उन विभवों को आप माइनस से प्लस से माइनस की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं और उनके लिए इन सारे गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। अब हेडिंग आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पॉइंट्स हैं, पहला है धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में। श्रेणी से हम ये बता सकते हैं कौन सी धातु अधिक धन विद्युतीय है और कौन सी कम। धन विद्युतीय लक्षण नीचे की ओर बढ़ रहा है, तो जो धारा जो नीचे होती है वो अधिक धन विद्युतीय धातु होती है। श्रेणी में नीचे स्थित धातु ऊपर स्थित धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है, क्योंकि वह अधिक क्रियाशील होती है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया है। एक रिएक्शन टाइप से पूछी जाती है, जैसे कि ये अभिक्रिया है Fe + CuSO4 और रिएक्ट करता है, बनता है FeSO4 + Cu। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये अभिक्रिया होगी या नहीं, ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं। इसको करने के लिए आपको ये क्रम पता होना चाहिए। इस क्रम को देखने पर मालूम पड़ रहा है कि इसमें आयरन धातु जो है, ये आयरन नीचे है और कॉपर ऊपर है। नीचे स्थित धातु का मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यानी कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो ये जो आयरन है ये इसके कॉपर के लवण के विलयन में से कॉपर को हटाकर अलग कर देगी, यानी कि ये अभिक्रिया संभव होगी। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखा जाए कि Cu + FeSO4 और बनता है CuSO4 + Fe, तो इस सिद्धांत के आधार से ये अभिक्रिया संभव नहीं है। कारण ये है कि आयरन कॉपर से नीचे स्थित है, नीचे स्थित धातु अधिक क्रियाशील होती है और वो अपने से ऊपर स्थित श्रेणी में ऊपर स्थित धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। ये सिद्धांत काम करता है। इससे इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना करने में। अब मान लीजिए ABCD करके 4 धातुएं दी जाएंगी, 4 मान दिए जाएंगे। आप मान को श्रेणी के हिसाब से व्यवस्थित करके उनकी अपचायक क्षमता यानी कि अपचायक क्षमता का बढ़ता या घटता क्रम बता सकते हैं। नेक्स्ट है, श्रेणी में आयरन तथा इससे ऊपर रखे तत्वों के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं, लेकिन नीचे रखे तत्वों के ऑक्साइड अपचयित नहीं होते। हाइड्रोजन से ऊपर रखे तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं वो अपचयित हो जाते हैं, लेकिन नीचे वाले तत्वों के ऑक्साइड स्थायी होते हैं। आप जितना नीचे चले जाएंगे ऑक्साइडों की स्थायित्व बढ़ता जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इतना स्थायी होता है कि ये कितना ही गर्म करें अपघटित नहीं होता है। तो जैसे जैसे आप श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हैं, आयरन से नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की, बंध बनाने की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है, स्थायित्व बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने की प्रवृत्ति श्रेणी में नीचे जाने पर बढ़ती है। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान कॉपर से ऊपर है, कॉपर से ऊपर की बात कर रहा है, कॉपर के ऊपर होते हैं, उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया कि हाइड्रोजन या कॉपर से ऊपर के स्थित जो धातुओं के ऑक्साइड दुर्बल होते हैं उनको आप गर्म करेंगे अपघटित हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मरकरी ऑक्साइड होता है HgO, अगर इसको आप गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन अलग नहीं होती, क्योंकि ये बहुत नीचे है, ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की प्रबलता है इसमें, इसका अपघटन नहीं होता। तो ये क्रम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर हम अलग अलग धातुओं की अपचायक क्षमताओं की तुलना कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बन जाते हैं, आप उनको करिए और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ेंगे।